गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 13 12 है 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे पहले चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर का नाम क्यों है? काइनेटिक थ्योरी केवल लिख दें हम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या ये थ्योरी केवल गैस के मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कहती है कि ये थ्योरी केवल गैस के मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है। ये कह रही है, हम नहीं कह रहे। ये जो हेडिंग लगाया आपने, इसके हिसाब से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब ये है, ये थ्योरी गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इनको हम समझ लेते हैं कैसे और क्यों। क्या ये थ्योरी सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए क्यों वैलिड नहीं है? ठीक है। तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है भाई? मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, किसका मोशन? नहीं आता, क्वेश्चन आता ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन ही नहीं आता। मोशन किसी का भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो सकता है ना, किसी बॉडी का मोशन हो सकता है। हम जो बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यहाँ पे गैस के पार्टिकल का मोशन होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा। क्या ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सॉलिड के पार्टिकल में भी होगा? क्या सॉलिड के पार्टिकल मूव करेंगे? क्या लिक्विड के पार्टिकल मूव करेंगे? सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है? सॉलिड का। लिक्विड में उससे कम, गैस में बिल्कुल कम, ना के बराबर। इसका मतलब यह है कि जो एटम है, एटम वो क्या करते हैं? गैस के एटम मोशन में होते हैं। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? मोशन में। सबसे ज्यादा मोशन गैस के पार्टिकल में होता है, इसीलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं। किसी सिलेंडर में आप गैस भर देंगे तो गैस के पार्टिकल हमेशा मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या बताया? सबसे पहले 1803 में जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया। क्या बताया? एटम के बारे में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इन्होंने किसके बारे में बताया? एटम के बारे में। क्या कहा? क्या बोला? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और मैटर क्या है? मैटर से एटम बनता है कि एटम से मैटर? एटम्स कंबाइन होके क्या बनाता है? मैटर बनाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एक ऐसा पार्टिकल है विच कैन नॉट सीन नेक आइज, जिसे हम अपने आइज से क्लियरली नहीं देख सकते। सबसे पहले 1803 में जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया। बहुत सारे लोग हैं जो एटम में हाथ मारे, रदरफोर्ड मारे हाथ, ठीक है ना। जे थॉमसन ने एटम के बारे में डिस्कस किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के लाए कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, प्रोटॉन होता है, रदरफोर्ड ने बताया, न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने बताया। इसकी रेडियस कितनी होती है भाई? रेडियस ऑफ एटम किसी को पता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस होती है। एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? 10⁻⁻10 को हम 1 एंग्स्ट्रॉम लिखते हैं। 1 एंग्स्ट्रॉम, 1 एंग्स्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है, ठीक है ना, मीटर। ठीक है, 1 एंग्स्ट्रॉम। न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? मान लो ये हमारा एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट में होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी मीटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो साइज है बहुत कम है, ठीक है। ये है आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस। 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 तक लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं, हम लोग फाइंड भी करते हैं। अगले साल हम आपको 12th की फिजिक्स में इसकी न्यूक्लियस की साइज, रेडियस, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th की केमिस्ट्री में सारी चीज़ें। अभी यहाँ तक लिखिए पहले। अब देखिए ये हो गया एटम। एटम हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट सीन नेक आइज। रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम भी इसको लिख सकते हैं, साइज ऑफ एटम, ठीक है ना। साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम। कोई आपसे एटम का साइज पूछे तो आप ये बता देंगे, ठीक है, इतना बड़ा होता ही है। न्यूक्लियस का कोई पूछे तो ये बता देंगे। अब होता क्या है, एटम सबसे छोटा हो गया, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। कहाँ से बनते हैं? किससे मिलकर बनते हैं? नाम सुना आपने? मॉलिक्यूल्स का नाम सुना कि नहीं सुना? कब सुना पहली बार? आज। मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, सही है। अब जब मॉलिक्यूल्स बनते होंगे तो इमेजिन करिए कैसा लगता होगा। मॉलिक्यूल्स अब बन रहे हैं, मतलब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है। यदि मैं बात करूं सॉलिड के एटम की,
सॉलिड में क्या होते हैं, एटम कितने पास होते हैं, एटम इतने पास होते हैं कि उनके बीच का जो गैप है वो न के बराबर होता है सॉलिड में। ये मान लो हमने सॉलिड एटम बना दिया, समझिएगा बात, किसका एटम है ये, सॉलिड एटम। क्या है, सॉलिड एटम। यहां बनाता हूं लिक्विड एटम। ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूं। यहां है गैस एटम, ठीक है। ये एटम है, लगभग ये आपस में जुड़े हुए हैं, बस इसमें तो एक दूसरे के अंदर हो गए पूरा। ठीक है ना, लिक्विड के एटम, गैस के एटम, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, द इंटर मॉलिक्यूलर force of attraction or repulsion is very large। कितना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज वेरी लार्ज, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, एक एटम का दूसरे एटम के प्रति, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बस लिखो, ज्यादा बेटर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज, हाई नहीं, बहुत ज्यादा होता है। स्पेसिंग बिटवीन एटम, स्पेसिंग बिटवीन एटम वेरी स्मॉल। एटम और एटम के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। द स्पेसिंग बिटवीन एटम इज वेरी स्मॉल। समझ में आया क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं सॉलिड। आपने सुना है सॉलिड हमेशा, जैसे ये एक मार्कर है, ये इतने स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर से बंधा हुआ है कि इसको हम दबाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसके जो मॉलिक्यूल है एटम एटम से बंधे हुए हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है। हम खींच रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब इतना हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं ये, इन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या इसके एटम दौड़ सकते हैं? क्या इसके एटम मोशन में जा सकते हैं? क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? क्या सॉलिड के एटम, सॉलिड के एटम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है इसमें क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्मॉल। समझ में आया क्या? इसका मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसमें थोड़ा सा फोर्स लगा दें तो उनका शेप चेंज हो जाता है। इनका शेप थोड़ा सा फोर्स लगाने से चेंज नहीं होता।
लेकिन लिक्विड में पानी है ना, उसमें हाथ मार दे तो आसानी से चेंज हो जाएगा। कोई डेफिनेट शेप नहीं बन पाता। बन पाता है क्या? नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, बहुत कम है। ठीक है ना? और गैस में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। क्या है? द intermolecular force of attraction are very small, मतलब negligible। नेग्लिजिबल लिख देता हूँ, ज्यादा बेटा। ठीक है ना? नेग्लिजिबल का मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग ना के बराबर है। किसके बराबर है? ना के बराबर। यही कारण है कि गैस के जो एटम होते हैं उड़ते रहते हैं। ठीक है? स्पेसिंग बिटवीन एटम इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे स्पेसिंग क्या होगी? बिटवीन एटम बहुत कम होगी, इसमें बहुत कम है, थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसमें स्पेसिंग क्या होगी? वेरी स्मॉल है, इसमें स्मॉल हो जाएगी। समझ में आया क्या? और इसमें स्पेसिंग बिटवीन गैस एटम या गैस मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत ज्यादा होगा, वेरी लार्ज। ठीक है ना? स्पेसिंग बिटवीन गैस एटम वेरी लार्ज। इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है? यहाँ तक लिखिए। इसके बाद हम तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, लिक्विड के स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, और गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। यही कारण है कि इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है और इसमें स्पेसिंग वेरी स्मॉल होती है। इनमें जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, इसमें थोड़ा बहुत होता है और इसमें तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत दूर दूर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं ड्यू टू, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे द स्पेसिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज therefore the molecules of gases move from one
one place to another place. गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। ड्यूरिंग मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ड्यूरिंग मोशन ऑफ gaseous molecules are collides. Collides. तो मोशन के दौरान ड्यूरिंग मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड, क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। आफ्टर कोलिजन the speed of gas molecules, the speed of gaseous molecules changes. मॉलिक्यूल्स के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन, क्योंकि ये मोशन में है तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंजेस, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज होती रहती है, तो हम इसका निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड तो चेंज होती रहेगी। द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू बी फाइंड, इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स के हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड। द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ gas molecules like as pressure, temperature, and volume remains constant. क्या रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, एवरेज प्रॉपर्टी रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, एवरेज प्रॉपर्टी रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉपर्टी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, एवरेज प्रॉपर्टी टेम्परेचर वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मुझे स्टडी करनी होगी वो गैस की एवरेज प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज प्रॉपर्टी की स्टडी करनी भाई, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड चेंज हो रही है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उनका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज लेंथ निकालेंगे, एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट टू बी फाइंड इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कस किया है। जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। बॉयल्स ने क्या बताया था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे चार्ल्स लॉ ने बताया था कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसी के हिसाब से हमें आगे स्टडी करना है। और चार्ल्स बॉयल्स लॉ दोनों पढ़ने हैं और दोनों को कंबाइन करना है और कुछ नियम बनाना है। आइडियल गैस इक्वेशन हम प्रूव करेंगे कैसे आती है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये मोस्ट ऑफ देम हायर टेम्परेचर पे डिस्कस की जाएगी। लोअर टेम्परेचर पे इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और हायर टेम्परेचर पे इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो हम ये भी आपको बताएंगे कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे क्या डिफरेंस होगा इनकी प्रॉपर्टी में, गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी में। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्या लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, और यदि करेगा तो क्यों करेगा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और बाकी एवोगैड्रो, ये भी आपने नाम सुना होगा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, कुल मिला के इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री जैसा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये बना लीजिए।